हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसपोज के बाद इसकी बारी आती है। ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन सब के बाद इसकी बारी आती है। नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन होती है ये ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स ए is called orthogonal matrix if A into A transpose is equals to A transpose into A is equals to I। अगर A और A ट्रांसपोज को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो अगर I आ जाए, या फिर A ट्रांसपोज और A को मल्टीप्लाई करूं तो I आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑफ कोर्स A शुड बी या मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे शुड के बजाय हम मस्ट लिखेंगे। तो A को स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा, तभी जाके ऐसा हो सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर A ट्रांसपोज इनटू A की वैल्यू I के बराबर आ जाए। ये तो डेफिनेशन हो गई। तो क्योंकि A क्वेश्चन में दिया रहेगा, A ट्रांसपोज कैलकुलेट करना हमको आता है, और I का मतलब क्या होता है ये सभी जानते हैं। तो आप बोल सकते हो ये सब तो चेक करके आप 2 मिनट में बता सकते हो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो जैसा हमने आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, ठीक है, नल मैट्रिक्स, इन सब में बात, नीलपोटेंट ऐसे में बात करी थी। तो एक शॉर्टकट तरीका भी है क्या चेक करने का, या फिर कोई आसान तरीका मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना A इंटू A ट्रांसपोज तो हम कर ही देंगे। तो पहली बात क्योंकि A इंटू A ट्रांसपोज I के बराबर आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली। मैंने क्या लिया? डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लिया। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा? A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू I का डिटर्मिनेंट। अब A इंटू A ट्रांसपोज जो मोड होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, वो तो ट्रांसपोज में खुल जाता है। तो ये वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1। I का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 होता ही। तो आप जानते हैं A ट्रांसपोज तो वापस से A डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर ही आ जाता है। तो यहां से आंसर आया मोड A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू A ओनली प्लस माइनस 1 ही हो सकते हैं। मतलब अगर A का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 या -1 हो तो ही हम चेक करके बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर नहीं है तो हम बात ही खत्म कर देंगे। तो आपको किसी ने पूछा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, चेक करके बताओ, और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 है, तो आप बोलोगे सर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने आंसर पहले ही दे दिया है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने बोल दिया है डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी 2 है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो या तो 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। यही बात समझ में। दूसरी बात क्या हो गई? अच्छा, ये चीज आपको पहले से पता है कि कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। इनवर्स क्या होता है आगे आएगा, बढ़िया आपको पहले से पता है कि इन्वर्टिबल कौन कौन सी होती हैं, कि जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है वो हमेशा इन्वर्टिबल होती है। मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। तो जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसी मैट्रिसेस ही हमेशा इन्वर्टिबल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। तो कोई आपसे बोले कि एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो अब आप उससे ये नहीं पूछोगे कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है कि नहीं है, मतलब उसका इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आप तुरंत बोल दोगे कि उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल होती हैं, ये जरूरी नहीं होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस तो हमेशा ये सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होंगी,
बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। चलिए तीसरी बात करते हैं। तो अगर इनवर्स हम निकाल सकते हैं तो इनवर्स डिफाइन तो होगा ही होगा। तो A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो I था उसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई विद A इनवर्स, क्योंकि A इनवर्स तो डिफाइन है इसीलिए मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई दो नाम होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो कि बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसीलिए अच्छा मल्टीप्लाई तो कहीं पर भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर अलग अलग आएगा, तो हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A इनवर्स A इंटू ए ट्रांसपोज, A इनवर्स इंटू आई, हमने क्या किया, A इनवर्स को दोनों में ही पहले मल्टीप्लाई किया। अब आप जानते हैं A इनवर्स इंटू ए का वैल्यू तो I होता है, इंटू में A ट्रांसपोज है ही, और A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स आ गया। अब आप जानते हो I को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो A ट्रांसपोज ही रहता है, और A इनवर्स तो है ही इधर। तो यहां से मुझे क्या बात समझ में आ गई कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और आपसे पूछा गया कि इसका इनवर्स निकालिए, तो असली में आपको इनवर्स नहीं निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकाल के बता देना है, क्योंकि ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान होता है, जल्दी हो जाता है इनवर्स के मुकाबले। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज की वैल्यू हमेशा A इनवर्स के इक्वल ही आती है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, घुमाने के लिए आपको पूछा जा सकता है कि इनवर्स निकालिए, लेकिन आपको निकालना क्या है, ट्रांसपोज ही कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से काम आपको करना है। ठीक है, अगर फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो क्योंकि हमने देख लिया है A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I होता है, फिर से ट्रांसपोज ले लिया, दोनों साइड एक बार फिर से ट्रांसपोज ले लिया। तो A इंटू ए ट्रांसपोज था, उसका फिर से ट्रांसपोज लिया, तो इधर I का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब I का ट्रांसपोज तो वापस I ही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। रिवर्सल लॉ आपने फॉलो किया तो ये मिल गया A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I। यहां से आपने अगर फॉर्मूला फिर से लगाया कि ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वापस से A आ जाता है, तो ये A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I आ जाएगा। A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वापस से I ही आ गया। ओके, ठीक है। तो दूसरी बात यहां से हमको क्या, ये तो बात आपको समझ में आ गई है। दूसरी चीज क्या है कि अगर A इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए करें तो वो भी कितना आएगा, I। सेम इसी मेथड से इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या फिर मेन डेफिनेशन से भी बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो भी कितना आएगा, I आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then A transpose is also orthogonal। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर A ट्रांसपोज और A आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है तो A ट्रांसपोज अपने आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। A इंटू ए ट्रांसपोज करूं चाहे A ट्रांसपोज इंटू ए करूं, दोनों ही क्या आएंगी, I आ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान देनी है। क्या है, देखिए, मान लीजिए कोई एक A मैट्रिक्स मैंने ली है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मैट्रिक्स मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की ली है। ठीक है, तो यहां से मैं करके देखने वाला हूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्वालिटीज में दिखाने वाला। मतलब मान लीजिए कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो लेट A इज ऑर्थोगोनल। अगर A ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, A इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू I आएगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा, करके देखते हैं। तो A यहां पे हो गया A1 A2 A3
B1 B2 B3 C1 C2 C3 ट्रांसपोज आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और I का मतलब आप सब समझते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, समझ गए। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा A1 B1, मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा A1 C1, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इस दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा सिग्मा A1 B1, इधर मिलेगा आपका B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, मतलब सिग्मा B1 स्क्वायर, ठीक है। कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं। इसको यहाँ पे हमने रखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई, अब तीसरे वाले को मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा B1 C1 आ गया। अब C1 C2 C3 को यहाँ पे रखा तो ये मिलेगा आपको सिग्मा A1 C1, दूसरा मिलेगा सिग्मा B1 C1 और ये मिलेगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको मैट्रिसेस मल्टीप्लाई और इधर तो I था। कंपैरिजन कराते हैं। जब हमने एलिमेंट्स को कंपैरिजन कराया तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तीन तो ये चीज मिली। इसके अलावा मुझे क्या क्या मिला, ठीक है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये भी जीरो है, सिग्मा B1 C1 भी जीरो है और सिग्मा A1 C1 भी जीरो है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये सारी चीज हमने करी और यहां से रिजल्ट ये दो निकले। क्या रिजल्ट निकले, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर किया तब तो 1 आया, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर इनको जोड़ा तो भी 1 आया, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर किया तो भी 1 आया। इसके अलावा दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 B1, ठीक है, B1 C1, ठीक है, इस तरीके से C1 A1, इस तरीके से अगर सम कर रहे हैं तो उनका वैल्यू जीरो आ रहा है। A1 B1 A2 B2 A3 B3 जीरो, इसी तरीके से B और C के लिए, इसी तरीके से A और C के लिए इनका वैल्यू आ रहा है जीरो, ठीक है। इससे क्या साबित होता है, अगर आपने थोड़ा सा अगर वेक्टर पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी वेक्टर पढ़ा होगा तो आप क्या बोलोगे, तो अगर मैं 3 वेक्टर लेता हूं, मैं कोई एक A वेक्टर लेता हूं A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप और दूसरा एक B वेक्टर लेता हूं जो कि है B1 I कैप B2 J कैप और B3 K कैप। एक C वेक्टर में लेता हूं C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। मतलब जो अपनी A मैट्रिक्स थी A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये जो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं एक, तो उसके हर एक रो को अगर मैं एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूं, हर एक रो को अगर वेक्टर की तरह ट्रीट करूं तो ये A B एंड C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो A B और C ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आएंगे। यूनिट वेक्टर मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप वेक्टर का मोड निकालते हो तो उसका आंसर फिजिक्स में आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू 1 है, इसीलिए अंडर रूट 1 यानी 1 आ जाएगा। तो जिसका भी मोड 1 आता है, मैग्नीट्यूड 1 आता है, उसको यूनिट वेक्टर हम बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों बोला, क्योंकि आप देखोगे अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को आप डॉट प्रोडक्ट लो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 0। तो आप बोल सकते हो A और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, B और C भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, A और C भी क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रोज को अगर हम वेक्टर मान लें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रोज के एलिमेंट्स को अगर हम वेक्टर अज्यूम कर लें, 3x3 में ही चलेगा, 4x4 में तो चलेगा नहीं, वरना तो आपका k कैप ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। 3x3 की मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इफ, ठीक है, इफ एलिमेंट्स ऑफ rows of a orthogonal matrix of order 3, ठीक है, are treated as vectors, then these 3 vectors will be mutually perpendicular यूनिट वेक्टर्स। तो आप बोल सकते हो कि अगर किसी भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के 3 रोज को अगर हम, अच्छा कॉलम को भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो ये तीनों वेक्टर जो आएंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और यूनिट वेक्टर्स होंगे। क्लियर है? तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट ए बी सी डी आर बिलोंग टू आर, तो रियल नंबर हैं और ये कंडीशंस आपको दे रखी हैं। तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा और ए बी प्लस सी डी कितना होगा। तो सबसे पहली बात आप क्या बोलोगे, सर वेरिएबल कितने हैं इसमें, तो सर वेरिएबल तो इसमें 4 हैं, ए बी सी डी। तो अगर 4 इक्वेशन मुझे मिलती तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था, बट यहाँ पे 4 इक्वेशंस तो आपको नहीं दी हुई। आप देखोगे एक इक्वेशन यहाँ से, दूसरी यहाँ से 2 और एक ये 3 ही इक्वेशन दे रखे हैं, 4 इक्वेशन नहीं दे रखी। तो पहला कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा कि सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ये नहीं है, कोई ट्रिक वाला ही क्वेश्चन है। अब वो ट्रिक वाला क्वेश्चन कैसे हम देखेंगे, तो अगर हम इसको एक मैट्रिक्स की तरह सोचें ए बी सी डी, तो आपको क्या क्या दे रखा है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 1 दे रखा है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी कितना दे रखा है 1। तो अगर आप इस रो वाइज चलते हो, मतलब इनको अगर आप कोई वेक्टर अज्यूम करते हो तो ये दोनों वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होंगे। और क्योंकि ए सी प्लस बी डी भी कितना दे रखा आपको 0, यानी ए सी प्लस बी डी आपको 0 दे रखा, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी होंगे। आई बात समझ में? तो हमने क्या बोला था कि अगर आप रो वाइज ऐसा काम कर रहे हो तो कॉलम वाइज भी ऐसा काम कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज ऐसा काम करेंगे, क्योंकि अगर रो वाइज यूनिट वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो कॉलम वाइज भी ये यूनिट वेक्टर ही आएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कॉलम वाइज ये कैसे वेक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा ए आई प्लस सी जे, इस तरीके का बनेगा, और दूसरा कैसा बनेगा बी आई प्लस डी जे, ऐसे 2 वेक्टर बनेंगे, ए और बी मान लेता हूं। तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1, यही आपसे पूछा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1, और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू भी कितना आता 1, जो कि इसने पूछा नहीं है। अगर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी इसने पूछा होता तो भी हम बताते थे उसका वैल्यू 1 आएगा। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट लो तो आएगा ए बी प्लस सी डी, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 0, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ए बी प्लस सी डी का वैल्यू कितना आएगा 0, यही इसने पूछा हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे काम आप कर सकते हो। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हेल्प से ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जिसमें आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये असली में मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है क्या। तो इसका आइडिया लगाने के लिए साफ आपको दिख रहा होगा कि वेरिएबल तो ज़्यादा दे रखे थे, ठीक है, और इक्वेशंस दे रखी थी कम, तो ऑफकोर्स सॉल्व करने से तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ ट्रिक इसमें लगेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सामने आए तो जरूर सोच के देखना कहीं ये मैट्रिक्स वाली ट्रिक तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं अभी दे रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से, फाइंड अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इफ मैट्रिक्स 0 2 बीटा गामा
अल्फा बीटा माइनस गामा और अल्फा माइनस बीटा गामा इज ऑर्थोगोनल, और ये गिवन है कि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा तीनों पॉजिटिव हैं। ये आपको पहले से ही पता है कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है, ये दे रखा है, और ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको ये बताना है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएंगी क्या। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपने नोट कर लिया है, शायद अब तक आपने सेंड भी कर दिया होगा वीडियो पॉज करके, और आप में से आधे जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद चले भी गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया है। अब आगे की क्या बात करनी है। इसके बाद अगला अपना जो पॉइंट आता है वो है एडजॉइंट। तो अभी अपन थोड़ी सी एडजॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, ये इनवर्स से रिलेटेड है, तो इसी के साथ हम थोड़ी इनवर्स की भी बात कर लेंगे। अभी एडजॉइंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्या क्या होता है एडजॉइंट में, ये देखिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए is denoted as matrix of adjoint A, adjoint of matrix A is denoted of adjoint of A और adjoint of A। तो पहली बात तो यह है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं अपन, या तो ऐसे ADJ A लिखा होता है या स्मॉल में लिखा होता है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इस एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, तो क्या मतलब होता है ये देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड दिस एंड डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स में, अच्छा दूसरी बात क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। ये जो एडजॉइंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होनी चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है। तो हमको क्या बोला गया कि एडजॉइंट ए का मतलब होगा कोफैक्टर की जो डिटरमिनेंट बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी, उसका ही ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात हम पहले ही कर चुके हैं, बट अब फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको याद होगा इस तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए A1 A2 A3, ये है B1 B2 B3, ये है C1 C2 C3। तो आपको याद होगा कि अगर मैं बात करूं A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा। याद होगा आपको। अगर किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा आंसर डेल्टा आता है। या फिर मैं आपसे पूछूं कि सर A3 C3 और प्लस C3 का मतलब ये A वाले C3 की मैं बात कर रहा था। ठीक है, अभी मैं इसमें इसकी बात कर रहा था। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, मैं इसको नाम क्या देता हूँ, A11 A12 A13। ठीक है, और छोड़ो, इसको A1 A2 A3 रखते हैं, इसको नाम दे देता हूँ A11 A12 A13। ठीक है, अब मैंने क्या किया, A3 तो इसको लिखा C13, फिर लिखा B3, इसको लिखा C23, इसको लिखा C3 और इसको लिखा C33। तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, डेल्टा। क्या बोला गया, इन तीनों एलिमेंट्स को यानी इस कॉलम को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर कितना आएगा, डेल्टा। बट A1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C21 से, A2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C22 से, और A3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C23 से। मतलब एलिमेंट तो मैंने इस रो के लिए हैं और कोफैक्टर मैंने इस रो के ले लिए, तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। ये आपको पता है। तो किसी दूसरी रो के तो एलिमेंट लेते हो और किसी दूसरी रो के आप कोफैक्टर ले लेते हो, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 0, डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं आएगा। आई बात समझ में, ये एक काम की बात थी। ठीक है, इसका क्या यूज आएगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो अभी के लिए याद रखिए, एडजॉइंट ए का मतलब होता है कोफैक्टर निकालिए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं।
तो एक मैट्रिक्स ए दे रखी थी 2 0 3 5, आपसे पूछा गया बताइए एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा। 2 मिनट का खेल है सर, आराम से बता देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सर एडजॉइंट ए के लिए पहले मुझे सी आई जे वाला बनाना पड़ेगा, सी आई जे कोफैक्टर वाला पहले आपको बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स। तो 2 के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी यहां पे ओनली 5 आ जाएगा। ये माइनस की जगह होती है तो यहां पे आएगा -3, ठीक है। ये जगह भी माइनस की होती है, प्लस माइनस की जगह होती है, तो इसको छोड़ा 0 आ गया, 0 का माइनस 0 ही होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ये जगह प्लस की होती है, इसको छोड़ दिया तो ये 2 आ गया। आई बात समझ में। तो यहां से अब जब मैं सी आई जे का ट्रांसपोज ले लूंगा, सी आई जे का ट्रांसपोज ले लूंगा तो आ जाएगा 5 0 -3 2। तो ये जो बन गया ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या, तो इसको याद भी रख सकते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स में बहुत आसान होता है याद रखना। क्या कि ये जो ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, उनको उल्टा कर दो, 2x2 में ही चलेगा ये, और जो बाकी के दोनों हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना ही आंसर आएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल एडजॉइंट का और देख लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखी थी 1 -1 0 3 2 1 4 -2 -3, और आपसे बोला गया फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए तुरंत और सॉल्व कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके तुरंत सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। मुझसे मेहनत मत करवाइए, आप लोग खुद से ही सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करें, 1-2 करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले सी आई जे की तैयारी करते हैं। सी आई जे का मतलब है कोफैक्टर वाला। तो कोफैक्टर कैसे कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले हमने क्या किया, ये प्लस की जगह होती है तो इनको काटा तो यहां से कितना मिल गया -3, यहां से कितना मिल गया +2 -6, और यहां से कितना मिल गया +2। तो -6 + 2 के तो -4 बच गया, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा -4। बहुत आसानी से कर सकते हो, दिमाग को शांत रख के थोड़ी सी स्पीड में कैलकुलेशन करनी। ये माइनस की जगह होती है तो यहां से माइनस तो आएगा ही आएगा, ये बचेगा -9, ये बचेगा -4, -9 -4 हो गया -13, लेकिन एक और लेना है तो प्लस का 13 आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस की जगह होती है तो ये आ जाएगा -6 और प्लस का 8, तो प्लस का 2 बच जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही तीनों को आपको रख लेना है। अब जैसे ही आपको एडजॉइंट ऑफ ए पूछा गया तो आपने बोला सर सी आई जे जो मैंने निकाला है उसी का बस ट्रांसपोज ले लूंगा, और जैसे ही सी ट्रांसपोज लूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा -4 13 2, और ये सब ऐसे इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही इंटरचेंज करोगे अपने आप एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। शीट को वापस से देखिए खोल के, जो भी एडजॉइंट वाले क्वेश्चन है सारे कर डालिए, क्योंकि एडजॉइंट निकालना अभी आप सीख गए हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बहुत कुछ आपने सीखा एडजॉइंट वेडजॉइंट के बारे में। एक फाइनल चीज और अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। क्या है देखिए, आप नोट बना के इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ठीक। लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। आपको पूछा क्या, बताइए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा। आपको कैलकुलेट करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ए तो आपको दे रखा है A11 A12 A13 एंड सो ऑन, इसी तरीके से A21 A22 एंड सो ऑन, इस तरीके से AN1 N2 ANN। इसको मल्टीप्लाई करना है इसी के एडजॉइंट से। तो एडजॉइंट क्या आएगा, C11 C12 एंड सो ऑन C1n, इस तरीके से CN1 एंड सो ऑन CNN, और इसका ट्रांसपोज।
अभी ट्रांसपोज नहीं लिया है मैंने, तो ऐसे लिखा है, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा A11 A12 एंड सोन A1n। इसी तरीके से यहाँ से मिलेगा आपको AN1 AN2 एंड सोन ANN। ठीक है, इधर ऐसे भी ले सकते हो आप A21, एक आधा और लिख लीजिए तो कि समझने में आसानी होगी। जैसे इसका ट्रांसपोज लोगे ये जो चीज़ दी इसका ट्रांसपोज लोगे तो कितना मिलेगा, C11 C21, यानी ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, C12 C13 C1n C21, इस तरीके से C जो आएगा वो N1 आएगा और इस तरीके से CNN आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, सबसे पहले इस U को उठाया यहाँ पे रखा, ये C11 C212 इसको यहाँ पे रखा। तो यहाँ से आप क्या देखोगे जब मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस एंड सोन A1n इंटू C1n। तो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A मिल गई। जब आपने इसको ऐसे कॉलम को यहाँ पे रखा रो पे और ऐसे मल्टीप्लाई किया तो पहली जगह पे क्या मिल जाएगा, मोड A मिल जाएगा। अब दूसरी जगह पे क्या होगा, दूसरी जगह पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि सर जो ये दूसरी रो है, एलिमेंट तो ये दूसरी रो के हैं और कोफैक्टर जो है वो पहली रो के हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0। इसका आंसर कितना आएगा, 0। इस तरीके से सभी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। अब क्या करोगे, C21 वाला उठाओगे यहाँ पे। तो जब आप C21 वाला उठाओगे तो आप क्या पता चलेगा कि सर ये पहली, ये तो जो कोफैक्टर आएंगे वो दूसरी रो के होंगे और ये जो है वो तो पहली रो है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। और जहाँ पे ये जो कोफैक्टर दूसरी रो के और एलिमेंट भी दूसरी रो के, तो यहाँ पे वापस से मोड A आ जाएगा और बाकी सब क्या रहेंगे, 0 0। आई बात समझ में। इसी तरीके से लास्ट में भी क्या रहेगा, यहाँ पे 0 0 ऐसे आते रहेंगे और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मोड A मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना, दोबारा से कल करके देखना, 3/3 के लिए आप करके देखना, तो 3/3 के लिए ऐसा आपको दिख जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी तक हमने कर दिया है A इंटू एडजॉइंट A। चलिए आगे बात करते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये आ चुका है। अगर मैंने मोड A बाहर निकाल दिया तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी IN। अगर A मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 1 1 1। मैट्रिक्स में से मोड A सभी जगह से एक साथ बाहर निकलेगा, तो सभी जगह से एक साथ बाहर निकला तो ये मैट्रिक्स IN बन जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चल गया ये एक फॉर्मूला होता है, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू मोड A इंटू IN। अब मैंने बोला लेट मोड A नॉट इक्वल्स टू 0। मोड A जो है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो मोड A का भाग लगा सकते हैं। तो दोनों साइड हमने क्या किया, मोड A से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड हमने मोड A से डिवाइड कर दिया। तो मोड A से डिवाइड किया तो यहाँ से क्या मिला, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई मोड A इज इक्वल्स टू IN। अब क्योंकि मोड A का वैल्यू 0 तो है नहीं है, 0 नहीं है इसलिए वो इन्वर्टिबल तो होगी। तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई विद A इनवर्स। A इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि मोड A का वैल्यू 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है। यहाँ से ही ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो अगर प्री मल्टीप्लाई हमने किया A इनवर्स से तो आंसर मिला A इनवर्स इंटू A एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई मोड A इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू IN। A इनवर्स इंटू A जो होता है, A इनवर्स इंटू A, ये तो आप जानते हो वापस से क्या हो जाता है I, और I को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से एडजॉइंट ऑफ A ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाई मोड। ध्यान देना ये मोड A जो है वो ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये तो सिंपल वैल्यू आएगी, बट एडजॉइंट A जो होता है वो एक मैट्रिक्स होएगी, इज इक्वल्स टू A इनवर्स। तो यहाँ से A इनवर्स का फॉर्मूला क्या आया है, A इनवर्स का फॉर्मूला आया है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई मोड A इफ मोड A नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, A इनवर्स तभी निकलता है जब मोड A की वैल्यू 0 ना हो। तो अगर A मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं, इसको
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही वो इन्वर्टिबल होती हैं। ये बात समझ में आ गई। तो यहां तक का आज अपन पॉज करते हैं, अगले लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो जब भी अगला लेक्चर अपना हो तो ये लेक्चर आप जरूर देखना, क्योंकि इसी से पूरा का पूरा वो कनेक्टेड रहेगा।